हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 13 फरवरी। तो 13 फरवरी के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। उससे पहले जो हमने 12 फरवरी को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स किए थे उनका रिवाइज करते हैं। तो कल हमने एक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, वो था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इसे दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो हमने जाना था कि ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के होते हैं। एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक ब्लड ग्रुप बी होता है और एक ब्लड ग्रुप ए बी, यही तो होता है। तो इन्हें कह देते हैं हम सीधा सा ए बी ओ सिस्टम, क्योंकि इनसे ही मिलके तीनों ब्लड ग्रुप सब बने होते हैं। अब होता क्या है, जो ब्लड ग्रुप होते हैं तो उन्हें थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो 4 हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और उसके बाद है ओ ब्लड ग्रुप। ये चारों क्या हैं, 4 साथी हैं और इनके पास एक इनके पास एक पास है, पास कहीं जाने का, उसका नाम क्या होता है, एंटीजन। तो इसका नाम क्या होता है, एंटीजन। और एंटीजन 2 ही हो सकते हैं, ए और बी। तो हमने क्या जाना, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और उन पे जो एंटीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 तरीके का होता है, ए और बी एंटीजन। तो ये देखा। अब सोचो कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी है जो ना ए ग्रुप में आता है, ना जब बी ग्रुप में आता है, ना ए बी ग्रुप में आता है और ना ओ ब्लड ग्रुप में आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1952 में बम्बई में ही भेंडे जो थे उन्होंने इसे खोजा था, तो बम्बई में खोजा था तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया। अब इसे थोड़ा और समझते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। तो जो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप हमने देखा ए बी ओ सिस्टम, इस ब्लड ग्रुप को बनाने का एक बेस होता है, जैसे नींव होती है घर को बनाने की, इस ब्लड ग्रुप को बनाने का एक बेस होता है, उसे कहते हैं एच एंटीजन। क्या कहते हैं, एच एंटीजन। एच एंटीजन कहते हैं। मतलब एक ब्लड ग्रुप होता है, उस पर एक एंटीजन होता है, मतलब ब्लड ग्रुप बना होता है वो एंटीजन से बना होता है और एक इस पर एंटीबॉडी होती है। तो जो ब्लड ग्रुप बना होता है वो हम इतना समझते हैं वो एच से बना होता है, ब्लड ग्रुप का बेस होता है एच। अब एच एंटीजन पर अगर ए बैठा है एंटीजन तो उसे कह देंगे ए ब्लड ग्रुप। मतलब एच तो नींव है और नींव पे जो बैठा होगा उसे हम वही कह देंगे। जैसे एच एंटीजन पे बी बैठा है तो हम कह देंगे बी ब्लड ग्रुप, और एच एंटीजन पे ही दोनों बैठे हैं तो क्या कह देंगे, दोनों ब्लड ग्रुप। मतलब नींव तो एक ही है, चाहे वहाँ पे महल बना दो चाहे वहाँ बिल्डिंग बना दो। तो ये हमने देखा। और जब कोई नहीं बैठा होता है एच एंटीजन पर तो हम उसे क्या कह देते हैं, जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। ये हमने समझा। अब एक जो हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जिस पे ना तो क्या है, वो उसका आधार ही नहीं है, बेस ही नहीं है, मतलब एच ही नहीं है। तो जिसका बेस नहीं होगा वो ना ए बनेगा, ना बी बनेगा, ना ए बी बनेगा, ना ओ, क्योंकि इसका बेस ही नहीं है। तो ये हमने जाना। तो इसी वजह से फेमस चल रहा है अभी। अभी हुआ क्या है न्यूज़ में, क्यों है कि अभी एक बच्चे के किडनी कुछ ट्रांसप्लांट होना था, तो उसमें क्या हुआ, 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप का, उनमें एक का था बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसे ट्रांसप्लांट करनी थी किडनी, और दूसरे का दूसरा ब्लड ग्रुप था। तब भी वो ट्रांसप्लांट कर दी है डॉक्टरों ने, क्योंकि वो कुछ उन्होंने तकनीक से किया। तो इस वजह से ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी चर्चा में चल रहा था। भारत में ही खोजा गया, ज़्यादातर जो होते हैं भारत और उसके आसपास में ही लोग पाए जाते हैं। तो दुनिया में लाखों में 1-2 लोग होते हैं इसके। तो ये देखा। तो हमने ये समझ लिया एच एंटीजन की भूमिका। एच बेस है और बेस पे जो बैठा होगा वही इसका माना जाएगा, और बॉम्बे में बेस ही नहीं होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। तो ये हमने दोनों देख लिए। उसके बाद अगर हम देखें अगला जो न्यूज़ था कल वाला, वो था MIS। ये कल काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट देखे थे, उनमें से ये आज जो रिवाइज़ कर रहे हैं सबसे बेस्ट वाले करंट अफेयर्स हैं जो ज़्यादा आने की संभावना है। तो दूसरा है मार्केट हस्तक्षेप योजना। मार्केट हस्तक्षेप योजना को समझते हैं एक कहानी से। तो मान लो एक आलू का किसान, मतलब आलू करने वाला एक किसान है और उसके पास बहुत सारे आलू किए, उसने खूब सारे ये क्या करे, आलू करे। पर लेकिन वो मंडी में लेके गया तो पता चला जो रेट थे वो रेट कैसे हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब रेट कम हो गई तो अब उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। उसके 100 रुपये में आलू की और वो 80 में जा रहे, तो लागत भी नहीं निकल रही। अब होगी एंट्री किसकी, सरकार की। तो सरकार, मान लो सरकार का कोई व्यक्ति एंट्री करेगा और कहेगा अब परेशान नहीं हो, क्या होगा, लागत नहीं निकलेगी तो क्या क्या कहेंगे, हम क्या देंगे, MIP देंगे। MIP मतलब मेन मार्केट इंटरवेंशन प्राइस जिसे कहते हैं। तो उसी से बना है मार्केट इंटरवेंशन योजना। तो मार्केट इंटरवेंशन योजना या जिसे कह लो मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, ये वही प्राइस है जो ये व्यक्ति कोई सरकार का आएगा वो कहेगा किससे, कि आलू अब हम खरीद ले रहे हैं, जो बीच का घाटा है वो सप्लाई कर देंगे, मतलब सप्लाई मतलब वो ट्रांसफ़र कर देंगे उस व्यक्ति को जो उसे घाटा हो रहा है, तो ये करेंगे। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती, एक तो हम क्या करें, मतलब सरकार ये
लोग क्या करेंगे, एक निश्चित रेट तय कर देंगे और उस रेट पर ही खरीद लेंगे, इससे घाटा ना हो किसान को। तो ये हमने जाना। तो अब पहले क्या होता था, केवल 20% जो खेती होती थी उतना ही खरीदते थे। अब सरकार ने 5 बढ़ा दिया। सरकार ने कह दिया कि हम खरीद सीमा को 25% कर देंगे, मतलब जितना खेत में हुआ उसका 25% तो हम खरीद ही लेंगे। तो 25% कर दिए। अब चूंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है तो इसमें क्या है, 50-50, जो इसमें क्या है, मतलब राज्य का ही नहीं है, इसमें मतलब केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट समझना है। राज्य 50 देगा, 50 केंद्र देगा। उद्देश्य समझ ही गए। उद्देश्य क्या है, जो विभिन्न नाशवान कृषि फसल है, नाशवान मतलब जो जल्दी कृषि की फसल खराब हो जाती उनके लिए योजना है बाजार हस्तक्षेप योजना। तो हमने समझ लिया। और ये लागू कब होगा, कब कहेंगे कि मतलब सरकार आगे एंट्री करके कहेगी हम खरीद लेते हैं, जब रेट कम से कम 10% तो गिरे हो। मतलब पिछली बार अगर 100 रुपये आलू चल रहे थे तो इस बार कम से कम 90 से नीचे आनी चाहिए, तभी सरकार खरीदेगी इसे। तो ये हमने देखा। अब मन में आएगा कि एक तो ये हो गया MIS वाला। अब MIS जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है प्लस MSP में क्या अंतर है, तो ये भी तो समझना है हमें। MSP में तो MSP में तो गेहूँ, धान, दालें, ऐसी फसलें आती हैं जो 22-23 फसलें, तो ये आती हैं जो फसलें कौन सी होती हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं। और ये कौन तय करता है, MSP कैसे आता है, केंद्र सरकार तय करता है। MSP कौन, केंद्र सरकार करता है। और ये न्यूनतम मूल्य कैसा है, न्यूनतम मूल्य है। न्यूनतम मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इतना हम ले लेंगे, सरकार कहती है। जबकि जो MIS है ये गेहूं चावल पे नहीं है, ये फल सब्जी पे जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो फल सब्जी पे कौन करेगा इसमें, उसमें कौन था, केंद्र सरकार। अब यही क्वेश्चन घुमा के स्टेटमेंट में पूछ लेगा कौन सा करेगा, ये केंद्र सरकार करता है MSP जो था इधर MSP। और जबकि MIS कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। पर मंजूरी किसकी होगी, केंद्र, क्योंकि केंद्र तो हर जगह आके लेगा नहीं, तो राज्य से कह देगा कि राज्य सरकार कर ले। तो ये हमने देखा। कीमत, इसकी कीमत MSP नहीं है, ये न्यूनतम नहीं है, ये कीमत बाजार मूल्य से थोड़ा अधिक होती है। ये बाजार से, ऐसे बाजार में 10 रुपये चीज़ चल रही है तो 12-13 में सरकार खरीद लेगी कि किसान को घाटा ना हो। और इसकी फंडिंग कौन करता है, जो MIS है वो केवल और केवल, मतलब इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों करेंगे, जबकि MSP में कौन करेगा फंडिंग, केवल केंद्र सरकार करेगा। तो ये हमने समझ लिया। तो मेन इसका क्या है, ये कैसी फसलों पे, जो फसलें जल्दी ख़राब हो जाती हैं उन फसलों पे। तो ये हमने देख लिया। बाकी जो केंद्र मतलब नॉर्मल राज्य हैं उनमें 50% है, और पूर्वी राज्यों में 75-25 है, मतलब 75% केंद्र सरकार देगी, 25% राज्य रहेंगे, क्योंकि उन राज्यों की स्थिति ज़्यादा अच्छी होती नहीं। और जब केंद्र शासित की बात करेंगे तो हमेशा क्या चलता है, 90-10, केंद्र सरकार 90 देगी, राज्य सरकार 10 देगी। बाकी ये काफ़ी जो संगठन होते हैं FPO वगैरह, ये सब संगठन मिलके ये योजना चलाएंगे। तो ये उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें सीधे बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। मान लो 10 रुपये अभी चल रहा है रेट, 12 किसान को देना है, तो सीधे जो बचा 2 रुपये बीच का है वो क्या करेगी, सरकार ट्रांसफ़र करेगी। कैसे मतलब हुआ इसका मतलब, जैसे मान लो किसान से कह दिया जाएगा तुम्हारा 10 रुपये जा रहा है, 10 रुपये मार्केट में बेच दो, और अगर 2 रुपये का घाटा हो रहा है तो 2 रुपये सरकार ट्रांसफ़र अलग से कर देगी। तो ये होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये भी हो जाएगा। तो ये अगला हमने देखा था कल, एक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में। ये क्या होता है, हाथी पाँव, पाँव कैसा हो जाता है, हाथी मतलब पाँव नहीं, शरीर का कोई भी अंग हो सकता है, पर ज़्यादातर कौन सा होता है, पैर होता है। किससे होता है, तो ये मच्छर से ही होता है। तो सबसे मेन क्या होता है, मच्छर से ही होता है ये। तो ये हमने देखा। और ये एक समय और एक उम्र की नहीं है, ये बचपन से होना स्टार्ट होती हैं ऐसी बीमारियाँ और लंबे समय तक चलती हैं। तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है, तो भारत में ऐसी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, तो भारत ने लक्ष्य रखा है 2027 तक हम इसे ख़त्म कर देंगे। और 2027 तक तो मतलब अगले 2 साल हैं केवल हमारे पास लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के। तो सरकार ज़्यादा काम कर रही है इसीलिए। और सरकार ने 13 राज्यों के 11 स्थानिक जिलों में क्या किया है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये राज्य ही बताओ, 13 राज्य और 111 जिले में किया है। तो पूछ लेगा कितने राज्यों में किया, क्या पूरे भारत में किया है, नहीं, पूरे भारत में नहीं, केवल 13 में किया है। 13 वैसे ही ऑड सा नंबर होता है, तो 13 राज्यों में और 111 जिलों में किया। अब यहाँ पे क्या चला है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वहाँ सबको दवा बांट दी जाएगी। भाई जिन एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, जिन जिलों में, सबको दवा बांट दी जाएगी कि तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, हो चाहे ना हो शुरुआत में, मतलब अलग अलग फेज़ में होगा। जहाँ ज़्यादा बिल्कुल है वहाँ पे
सबको दे दी जाएगी ताकि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जहाँ कम होता है वहाँ उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। कारण क्या है, हाथी पाँव जो होता है वो एक उपेक्षित बीमारी है, इसके बारे में कल मैंने बताया था। उपेक्षित मतलब जहाँ पे जो गरीब देशों में होती तो ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते नहीं हैं, तो ये देखा था हमने। बाकी ये राज्य दे दिए, उत्तर प्रदेश है शामिल, बिल्कुल है उत्तर प्रदेश। तो ये उसके बाद मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताई दिया कि सब राज्यों को क्या होता है, जो राज्यों ने सबको जो पात्र व्यक्ति होंगे जिन्हें बीमारी की संभावना है ऐसे एरिया में रहते उन्हें बांट दिया जाएगा ये। तो ये हमने देखा। उसके बाद है ये वेक्टर जनित रोग वाला है। तो वेक्टर मतलब ऐसे रोग जो मच्छर पिस्सू इन सब से होते हैं, क्योंकि मच्छर एक को खाता है फिर मच्छर से ही फैलते चले जाते हैं। तो ये देखा। उसके बाद आज का जो है वो है एक ऑपरेशन मतलब अभ्यास है, संयुक्त जो विशेष बल अभ्यास साइक्लोन है। तो साइक्लोन क्या है, भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास है ये। तो संयुक्त विशेष बल अभियान है, तो इसमें सैन्य अभियान इसे याद रख सकते हैं। विशेष इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें पूरी सेना भाग नहीं ले रही, सेना के कुछ बल ही भाग ले रहे हैं। तो सेना का ये साइक्लोन किसके साथ है, मिस्र के साथ है। तो ये हमें याद रखना। इस बार हो कहाँ रहा है, राजस्थान में हो रहा है, ये देखा। उसके बाद हमने कल एक अजय योजना और देखी थी। अजय क्या था, अनुसूचित जाति एससी के लिए अभ्युदय योजना है ये, एससी अभ्युदय योजना। तो इसमें कुछ चीज़ें थी, वो क्या था इसमें कि एक तो छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, अनुदान सहायता दी जाएगी और आदर्श ग्राम विकास होगा। तो ये हमने कल देखा था पीएम अजय के बारे में, एससी कम्युनिटी के लिए स्पेशली। जो आज के जो यहाँ से स्टार्ट होंगे मेन आर्टिकल, उनमें क्या है, सबसे पहला कि पृथ्वी के आंतरिक कोर की संरचना में परिवर्तन के विषय में पहला आर्टिकल है जो मेन है। तो इसमें क्या है, नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। कोर में तो भाई परिवर्तन होगा ही, जो अंतर वाली संरचना में लगातार चेंज चलते ही रहते हैं, तो इनमें चेंज हो रहा है। इसमें ये बताया है, यह निष्कर्ष निकाला है कि अटलांटिक वो अंटार्कटिका के दक्षिणी सैंडविच द्वीप। अब बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, ये है मान लो अटलांटिक महासागर हम जानते हैं ऐसा आकार का, अफ्रीका इधर अमेरिका, ये मान लो अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है और ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में ये एक हिस्से में कौन सा आइलैंड है, सैंडविच द्वीप। तो कौन सा, सैंडविच द्वीप, जो अंटार्कटिका के पास है अटलांटिक महासागर में। तो याद रखना सैंडविच द्वीप, एक बार आ भी चुका ये सैंडविच द्वीप। तो इसके आसपास वाले समूह में 1991 से 2024 के बीच बार बार आए 131 भूकंपों से आँच आने की संभावना, जो आइलैंड है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो मतलब वहाँ पे समस्याएं हो रही, तो इस वजह से ये भी रिसर्च वगैरह चल रही है। तो क्या हमने देखा, आंतरिक संरचना में चेंज आ रहा है। दूसरा, सैंडविच द्वीप समूह अंटार्कटिका के पास है, मतलब दक्षिण की तरफ है। अध्ययन के बिंदु क्या बताया है, अध्ययन के बिंदु में तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की बाहरी सतह उतनी ठोस नहीं है जितना पहले अनुमान लगाया जाता था। अब ये तो हम जानते हैं कि जो कोर है हमारी, कोर दो भागों में डिवाइड होती है, तो ठोस और तरल दोनों है। मैं कोर भी, कोर में ये कहा जा रहा है, तो जो पहले हम कोर मानते थे आंतरिक कोर, बहुत ठोस है ये कोर अंतर वाली, पर ये ऐसी नहीं है, इतनी ठोस नहीं है, ऐसा बताया गया है रिसर्च में। ठोस आंतरिक कोर में परिवर्तन अस्थिर पिघले हुए बाहरी कोर के साथ पारस्परिक क्रिया के कारण हो रहा है। अब अगर कोर में हम देखते हैं कि एक कोर कैसा है, थोड़ा तरल अवस्था में। तरल क्यों होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, जो नीचे जाने पर गर्माहट बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है अगर पूछ लेगा, तो रेडियो एक्टिविटी होती है यहाँ पे क्रिया। नीचे जाने पर जो गर्मी बढ़ती है पृथ्वी में, वो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव तत्व सक्रिय होते चले जाते, तो वो अब उनके कारण बताया जा रहा है कि नीचे वाली लेयर में भी थोड़ा क्या है, ठोस उतनी नहीं है। संभावतः इसके आंतरिक कोर का घूर्णन प्रभावित हो रहा है और रात दिन की लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है कोर की वजह से भी, क्योंकि जो वेट है सबसे ज़्यादा वो तो कोर में ही है। अब अगर ये वेट चेंज होता है तो दिन रात लंबाई झुकाव ये सब में चेंज हो सकते हैं। तो ये देखा हमने, पृथ्वी के आंतरिक कोर का स्वतंत्र रूप से घूर्णन धीमा होता जा रहा है। आंतरिक कोर का घूर्णन है धीमा होता जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि मेंटल ये घूर्णन में जो मेंटल के साथ परस्पर क्रिया से घूर्णन करता है, मतलब पहले माना जाता था कि मेंटल और कोर ये एक साथ घूर्णन कर ही रहे। अब माना जाता है कोर का जो है वो स्लो होता जा रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बना के कि ये अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमने देखा उतना ठोस नहीं रहा है, और जो कोर इसके कारण मेन स्टेटमेंट जो बनेगा ये प्रभाव पे बनेगा। अगर आता है, क्या पृथ्वी के आंतरिक कोर में परिवर्तन के कारण घूर्णन में परिवर्तन और दिन रात की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये संभावना वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते तो बिल्कुल हो सकता है, ये याद रखना है हमें।
अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, तो इसे समझते हैं। इसे पहले एग्जाम्पल फोटो नीचे है, इससे समझते हैं। मान लो तो ये मान लो पृथ्वी का एक हिस्सा हमने निकाल लिया, पृथ्वी का ये हिस्सा निकाल लिया। तो पृथ्वी का एक लेयर है, पृथ्वी से एक लेयर काटी, तो उसकी तीन जैसे केक होता है ना, वैसे काट लिया ऐसे केक को। अब केक की ऊपर वाली लेयर होती है, कैसी कहती है, क्रीम होती है ना, क्रीम वाली। तो इसे क्रीम को याद रख लेना क्रस्ट से, तो क्रीम लेयर है क्रस्ट। दूसरा एक स्पंज वाली लेयर होती है, स्पंज वाली जो बीच वाली लेयर होती है, बीच की स्पंज होती है, इसे ही क्या कहते हैं, बीच की लेयर को मेंटल। तो जो बीच वाली लेयर है इसे मेंटल कहते हैं। नीचे वाली जो लेयर होती है वो सबसे सख्त होती है केक में भी, तो इसे ही कह देते हैं कोर। तो हमने क्रीम वाला लेयर क्रस्ट समझा, बीच वाला लेयर मेंटल समझा, और साउथ वाला लेयर जो मतलब साउथ का मतलब अंदर वाला जो है वो कौन सा कोर है, ये समझा। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब सोचो कि क्रीम सबसे ऊपर पतली होती है कि नहीं होती है, थोड़ी सी लेयर होती है, तो क्रस्ट सबसे पतली होती है। तो क्रस्ट कैसी होगी, सबसे पतली होगी। अब क्रस्ट भी दो तरीके का होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। मतलब जो क्रस्ट होता है हर एक लेयर दो भागों में, कोनोराड में, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। तो जो क्रस्ट है वो क्रस्ट क्या है, दो भागों में हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। मान लो एक होता है ऊपरी क्रस्ट, ये बना है सिलिका से, ये क्या कहते हैं, सिलिका। दूसरा होता है सीमा वाला, जो समुद्र वाला होगा, और नीचे की तरफ सीमा तो मैग्नीशियम जो मेंटल भी चलता रहता है, और नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, निफे वाला। तो ये देखा। अब जो ऊपर वाली लेयर होती है, कौन सी लेयर, महाद्वीपीय प्लेट की, ये बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका मतलब हम रेत समझ सकते हैं, और एल्यूमिनियम पृथ्वी पर पाया ही काफ़ी जाता है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से ये बना होता है, ये देखा हमने। फिर हम देखते हैं एक ओशियनिक क्रस्ट होती है। एक तो ये जैसे ये महाद्वीप है, तो ये स्थल वाली प्लेट हमने देख ही ली, सियाल वाली, सिलिका एल्यूमिनियम की। दूसरा एक महाद्वीप मतलब महासागर भी तो है, महासागर तो बहुत गहरे हैं, तो महासागर पे चूंकि ये क्रस्ट लेयर बहुत पतली होती है, तो यहाँ सीमा के गुण पाए जाएंगे, तो यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम भी पाया जाएगा। तो ये देखा। अब जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी वो ज़्यादा थी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो अगर पूछ ले क्रस्ट की लंबाई कहाँ कम होती कहाँ ज़्यादा, तो यही हमें समझ में आ जाएगा। अब हमें समझना है कि जो महाद्वीप है, अगर ये वाला जो स्थल वाला है, इसमें ये जो महाद्वीप है ये किस चट्टानों से बना है, इसे कहते हैं ग्रेनाइट चट्टानों से। और ये सागर वाला जो नीचे वाला बेस बना है, इसे कहते हैं बेसाल्ट से। तो ये बेस है तो बेसाल्ट से। और ये ग्रेनाइट है, यहाँ पे ग्रेन होते हैं, ग्रेन मतलब जो चने बने, ऐसे याद कर लेना। तो ये ग्रेनाइट वाली चट्टान रहेगी, ऊपर वाली ऐसे याद रहेगा। अब चट्टानों की सबसे बाहरी परत में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो भी चट्टान होगी उन सब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन ही पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, हमें ऑक्सीजन पाया जाता है। लगेगा कि यहाँ पे तो और चीज़ें होंगी, तो ये तो हमने पहला समझा क्रस्ट का। दूसरा आ जाओ मेंटल पे। मेंटल का होता है क्रस्ट के नीचे की परत, क्रस्ट के नीचे की परत 2900 किलोमीटर तक फैली होती है। कितना, 200 मतलब 200 मतलब 2900 किलोमीटर तक ये फैली होती। और ये क्या होती है, सीमा होती है। अभी तो देखा ऊपर की लेयर तो सियाल है, और उसके बाद जो समुद्र का तट है वहीं से स्टार्ट हो जाती है सीमा की बार। तो ये सीमा है सिलिका। और मैग्नीशियम यहाँ होता है, यहाँ इतना गर्म होता है, लावा है चूंकि एरिया मतलब लावा टाइप का, तो चट्टान इतनी गर्म होती है कि धीरे धीरे बहती है चट्टान इस वाले एरिया में। तो हमने ये देखा, ये वाला है। अब जो मेंटल है, मेंटल की भी दो लेयर होंगी ना, तो जो ऊपरी वाली मेंटल है, उस वाले मेंटल में ऊपरी हिस्से को कहते हैं दो भागों में बांटे। एक बांटते हैं लिथोस्फीयर, और नीचे एक होता है एस्थेनोस्फीयर। तो मतलब दो नाम याद रखने, अभी लिथोस्फीयर और एक एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना। लिथोस्फीयर के नीचे रहेगा एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, एस्थेनो, अभी कंफ्यूज नहीं होना, ए वाला लगे कि ऊपर की तरफ होगा, नहीं, ए वाला नीचे की तरफ होगा, और ऊपर कौन सा होगा, लिथोस्फीयर होगा। तो ये देखा हमने। अब जो एस्थेनोस्फीयर देखा, एस्थेनोस्फीयर मतलब नीचे की मेंटल होगी, वो एस्थेनोस्फीयर होगी। ये प्लास्टिक की तरह बहती है, और यहीं पे प्लेटें तैर रही होती। तो ऐसे याद कर लो, प्लेटें तैर रही हैं, जो प्लेट है वो तैर रही, तो ऐस कर रही हैं कि नहीं, तो ऐस कर रही, तो एस्थेनोस्फीयर से याद कर लेंगे, प्लेटें इस पर तैर रही हैं। और यहीं पे जो भूकंप वगैरह और जो चट्टानें हिलती हैं वो किस पे है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो स्थल मंडल है। मतलब लिथोस्फीयर को क्या कह देते हैं हिंदी में, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में ही तो भूकंप वगैरह आते हैं प्लेटों में। और जो एस्थेनोस्फीयर है वो दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल का मतलब जहाँ ये मैग्मा है, मतलब तरल अवस्था में। तो ये देखा। फिर आता है नीचे लास्ट वाला जो हमें पढ़ना है, कोर, क्योंकि क्रस्ट हमने पढ़ लिया, मेंटल पढ़ लिया, अब कोर
पे आ जाते हैं। तो कोर सबसे भीतरी होता है। बाहरी कोर भी दो भागों में डिवाइड होता है। अगर ये इतना कोर है ये हम मान लें, तो कोर को अगर हम इतना मान लेते ऊपर और है, तो ये कोर है। तो कोर का नीचे वाला हिस्सा होगा ये ठोस होगा, और कोर का ऊपरी वाला हिस्सा होगा ये कैसा होगा, तरल होगा। तो ये तरल में रहता है, नीचे वाला ठोस रहता है। और जो आंतरिक कोर है वो इसका टेम्परेचर लगभग सूर्य जैसा ही समझ सकते, 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब जैसे सूरज गर्म होता है तो इतना होता है। बाहरी कोर के कारण पृथ्वी पर, अब जो ऐसे पढ़ते हैं ना नॉर्थ साउथ पोल और ये सब बन जाते हैं पृथ्वी पर, ये किसके कारण बनते हैं, ये इसके बाहरी कोर है जो, तो बाहरी कोर जो दिखता है उसी के कारण ये नॉर्थ साउथ पोल है, मतलब चुंबकीय गुण बाहरी कोर के कारण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक कवर किया और ये वाला भी देखा इसमें, तो इसमें चित्र से ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें डाटा रहता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है एक संस्था, ये संस्था एक निकालती है डाटा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब भ्रष्टाचार कहाँ ज़्यादा है तो कहाँ कम है। अगर 0 है डाटा तो सबसे कम भ्रष्ट मतलब सबसे भ्रष्ट है, और अगर 100 मिले हैं नंबर मतलब पूरे में से पूरे नंबर है 100 में से 100 तो मतलब बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, 100 में से 100 है तो ये है। अब यहाँ क्या क्या देखा जाता है, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन भी इसमें देखा जाता है, मतलब जलवायु परिवर्तन में भी सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब है। तो इसमें भ्रष्टाचार और जलवायु परिवर्तन को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो इस वजह से अभी तक ज़्यादातर कानूनी चीज़ें ही होती थी, तो ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीतियों में बाधा, आम लोगों के कल्याण के बजाय छोटे हितों की तो पूर्ति नहीं की जा रही है, तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। जैसे कहते हैं अपने यहाँ कि उच्च वाले लोग 1% लोग हैं जिनके पास 40% भारत की संपत्ति है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। आम लोग के कल्याण की बजाय छोटे हित का कल्याण हो रहा है। संरचनाओं को कमज़ोर करना, उसके बाद संरचना का मतलब सरकारी कानून उन्हें कमज़ोर करना, और सुभेद्य देश मतलब देश की आंतरिक स्थिति सही ना करना, और जलवायु परिवर्तन के जो दुरुपयोग करना, जलवायु परिवर्तन को सही नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखें अगर डाटा जो मेन रहेगा, सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है, इसे याद रख लें, डेनमार्क ने अपना काम डन करके रखा है। भारत की रैंकिंग देखें तो भारत 100 में से केवल हमें 48 मिले हैं, और हमारी रैंकिंग जो है 2023 से 1 अंक कम प्राप्त हुआ है हमें, और 96 में हमारा स्थान है। तो 1 अंक हम पीछे और फिसल गए हैं, तो 96 में हमारा स्थान है, तो ये हमने देखा। उसके बाद है रिपोर्ट में सिफारिशें क्या की जाती हैं, तो सिफारिशें कॉमन सी हैं, जैसे सत्यनिष्ठा बना के रहो, मतलब अब प्रशासन अच्छा चलाना है तो सत्य पे ही तो चलेगा। नागरिक लोगों की सहभागिता जोड़ो, मतलब नागरिकों को जोड़ो। जांच करते रहो, अगर भ्रष्टाचार का विरोध करना है तो जांच करो, और नीतियाँ अच्छी बनाओ, कानून अच्छे बनाओ, तो सत्यनिष्ठा रखो, नागरिक सहभागिता, ये वाली चीज़ें हुई। उसके बाद है भारत और फ्रांस के बीच अभी AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की है भारत और फ्रांस ने। मेन बात है कि अभी कहाँ पे AI के लिए समिट हुआ है, तो वो हुआ है फ्रांस में। तो फ्रांस में AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हुआ है, क्योंकि AI लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दुनिया भर के देशों ने बैठ के सोचा कि क्या सही क्या गलत ऐसी चीज़ें। तो कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में इस बार अभी ओलंपिक भी हुए थे पिछले वर्ष, तो फ्रांस में ही AI का समिट हुआ, और भारत और फ्रांस दोनों ने ही इसकी सह अध्यक्षता की है। मतलब इम्पोर्टेंट क्योंकि भारत ने भी इसकी अध्यक्षता और फ्रांस ने मिलकर की है। तो ये इस समिट का समापन क्या हुआ था, तो वक्तव्य के साथ हुआ था। वो वक्तव्य इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लास्ट लाइन मतलब जो बोली जो होता है ना, पेज निकलता है डाटा वगैरह, तो क्या समाप्त किया, तो लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी संधारणी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वक्तव्य के साथ समाप्त हुआ। यह पेरिस समझौते के अनुरूप है। अब पेरिस समझौते का नया नाम आ गया 2015 में। असल में क्या हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए। तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन, इसमें लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, कम करके रखना। पेरिस में ही वो लक्ष्य है जो हम पढ़ते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पर 2 मतलब चला भी जाए तो 2 से ज़्यादा तो सोचना भी नहीं है। अभी जैसे बता रहे हैं कि 1.55 पहुंच चुका है, पर तो ये है। तो अब क्या है कि इसी में समावेशी संधारणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वक्तव्य हैं, तो ये हमने देखा इसमें। उसके बाद है AI समिट के प्रमुख परिणाम क्या क्या हैं, तो संधारणी AI को बढ़ावा देना। संधारणी में सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं हो AI कि किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, तो पर्यावरणीय दृष्टि से सस्टेन हो AI, ऐसा हो। दूसरा है करंट AI का करंट अफेयर्स नहीं है। करंट AI का मतलब लोक कल्याण, मतलब जो विषय हैं करंट के, उन विषयों को, जैसे डेटा का खुलापन रहे, जवाब देता रहे, ये वाली चीज़। पेरिस चार्टर, चूँकि फ्रांस में तो पेरिस है ही, तो जब
वहाँ पे समझौता होगा तो उसका नाम पेरिस ही होगा। तो पेरिस चार्टर में क्या कहा गया है कि वही वैज्ञानिक प्रगति, नवाचार, इन सबको बढ़ावा दिया जाए। तो ये देखा भारत ने अपना लिया, बिल्कुल जब हम सह-अध्यक्ष हैं तो हमने तो घोषणा पत्र ये अपनाएंगे ही पेरिस वाला। तो पेरिस घोषणा पत्र को अपनाया लिया है भारत ने। भारत, अगला न्यूज़ है भारत के बारे में कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। जनसंख्या पहली, मछली दूसरी, उत्पादन ऐसे याद कर लेना है। तो जनसंख्या में पहले है, मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। तो भारत मछली में अब दुगना हो गया है। सोचो, मतलब 2013-14 से हमारा उत्पादन दुगना हो गया, डबल हो गया। 95 था, 184 हो गया है ये। तो भारत में वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% हिस्सेदारी तो भारत ही कर रहा है के साथ दूसरे, मतलब विश्व में सोचो अगर 100 मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं तो भारत में 8 पकड़ी जा रही हैं। कुछ मछलियाँ जो प्रमुख उत्पादक राज्य देखें तो देखो, साउथ में सबसे बड़ा एरिया में से मतलब यहाँ पकड़ी जाती है ना, वो आंध्र प्रदेश ही रहता है। और आंध्र प्रदेश के बाद, और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये एरिया सबसे बड़े रहते हैं। हालांकि कर्नाटक भी है, पर जो टॉप पे अगर देखे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में वैसे ही है, जो मछली भात उनके यहाँ खाया जाता है चावल मछली के साथ। आंध्र प्रदेश में भी खाने पाने और इन सब में होता है। तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा उत्पादित होती हैं। अंतर्देशीय मछली मत्स्य के कुल उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान है। अब ये क्या क्या मतलब हुआ कि भारत में जो मछली पकड़ी जा रही है ना, वो 25% ही ये वाला तट वाली हैं, 75% तो अंतर्देशीय से ही हो रहे हैं। अंतर्देशीय अपने यहाँ नदियाँ हैं, तालाब हैं, इन सब से उत्पादन होता है। काफ़ी बड़े बड़े मतलब जो होते हैं ना, इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब में क्या होते हैं, मछलियों के लिए बड़े बड़े ऐसे तालाब बनाए जाते हैं, उनमें उत्पादित किया जाता है। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन कुल उत्पादन का 75% से अधिक है अंतर। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट पूछे कि अब सब तट से ही मछलियाँ पकड़ी जाती, नहीं, यहाँ से तो 25% से भी कम है, 75% तो नदियों और अंदर से ही है। तो ये देखा हमने। मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं, तो एक तो पर्यावरण की चुनौती हो, मछली पकड़ने आते केकड़ा वेकड़ा पकड़ लाते हैं, तो मतलब समस्या होती है ना कि दूसरे जीव प्लस में मछली पकड़ते हैं तो उनके अंडे वगैरह ख़राब हो जाते हैं और दूसरे जीवों को भी बहुत समस्या होती है। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण एक आम चीज़ है। प्लास्टिक जब जाती है वहाँ पे तो मछली हो चाहे कोई जीव हो पहुँचेगा ही नुकसान। जल प्रदूषण बढ़ ही रहा है वर्तमान में। आर्थिकी में देखें तो होता क्या है, छोटे पैमाने पर मछली जो पकड़ते हैं लोग, वो तो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही पकड़ते हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचा है नहीं। बुनियादी ढांचे का मतलब अब के जाएंगे तो अच्छा क्या GPS सिस्टम होना चाहिए, कोई समुद्र में जा रहा है या वो ना हो, अच्छी नाव वगैरह की सुविधा, लाइटिंग वाइटिंग, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है लाइटिंग का, मतलब जैसे अंधेरा हो जाता है या कोई चीज़ है तो समुद्र में अपनी नाव खड़ी करने की, ये सारे आधारभूत चीज़ें होती हैं, तो ये होनी चाहिए। और अवैध वगैरह ये चलता ही रहता है अवैध वगैरह तरीके से, तो ये हमने देखा। अगला है मत्स्य के क्षेत्र में ही मतलब संवर्धन के लिए कुछ पहलें चल रही हैं, जैसे क्या है मत्स्य संपदा योजना, नीली क्रांति योजना और FIDE मतलब जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मत्स्य क्रांति ये है मत्स्य संपदा, और नीली क्रांति है तो याद रख सकते हैं। उसके बाद एक योजना है PM दक्ष, कुछ ऐसा नहीं है, बस स्किल इंडिया टाइप का, मतलब स्किल विकास के लिए PM दक्ष, बस इतना ही याद रखना, स्किल के लिए दक्ष करना है, तो दक्षता बढ़ानी है इसमें। तो दक्षता मतलब स्किल करना है 25-26 तक 5 वर्षों के लिए भी, मतलब 1 साल इसमें और है। तो ये देखा। उसके बाद है एक विशेष रूप वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ, तो GIAHS। अब इसे थोड़ा समझते हैं। भारत में एक राज्य है उसका नाम है केरल, जानते ही हैं, ये रहा केरल। केरल में एक जगह है उसका नाम है कुट्टानाड। तो एक केरल में एक जगह का नाम क्या है, कुट्टानाड। यहाँ पे क्या होता है, पारंपरिक रूप से जो धान की खेती होती है, तो ऐसे नहीं नॉर्मल जो हम करते हैं, पारंपरिक रूप से होती है धान की खेती। अब कुट्टानाड जो है वो एक जगह कहाँ पे है, अगर सुना हो तो अलप्पूझा एक जगह है। तो अलप्पूझा और कोट्टायम ज़िले हैं, तो अलप्पूझा और कोट्टायम ज़िले हैं, वहाँ पे ये कुट्टानाड क्षेत्र है। ये इसे भारत का अगर पूछ ले क्या कहते हैं, भारत का इसे वेनिस भी कहते हैं। क्या, भारत का वेनिस। अब वेनिस तो जानते हैं यूरोप में है, जो पूरा पानी से, ये मतलब शहर में रोड है तो होती नहीं, वो पानी पानी है। तो वैसे ही कुट्टानाड है। कुट्टानाड को वेनिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झीलें, नहरें और बैक वाटर सब चीज़ें। बैक वाटर मतलब समुद्र के तट के आसपास जो पानी भरा रह जाता है, तो वो, और क्या नाम है, झीलें, तो यहाँ पानी रहता है चारों तरफ, तो इसे कह देते हैं कुट्टानाड को भारत का वेनिस। दूसरी चीज़ क्या हुई, ये और क्यों फेमस है कुट्टानाड, वो इस वजह से फेमस है, यहाँ जो खेती होती है वो समुद्री तल से नीचे होती है।
अब ऐसा नहीं समुद्र से नीचे हो रही, समुद्र के अंदर नहीं, मतलब जो एरिया है, ऐसे समझो कि समुद्र का तट ये रहा लेवल, समुद्र यहाँ बह रहा है, पर यहाँ पे फिर स्थल आएगा, स्थल रहेगा, यहाँ पे लोग रह रहे, घर रह रहे। कुट्टानाड़ थोड़ा नीचे दिखेगा, मतलब यहाँ नीचे खेती हो रही, मतलब इस लेवल से, पानी के नीचे से नीचे है। तो ये देखा, जो दुनिया में बेहद ऐसा दुर्लभ है, ऐसा हर जगह तो देखने को मिलता नहीं है, तो ये है। तो अब यहाँ पे एक खेती होती है, उसका नाम होता है पोकली कृषि प्रणाली। कुट्टानाड़ में ही जो खेती होती है उसका नाम कहते हैं पोकली कृषि प्रणाली, जिसमें धान और मछली पालन एक साथ होते हैं। मतलब धान भी उगा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे अलग है, पारंपरिक है, धान भी उगा रहे हैं। अब धान के इसमें होता है पानी में, और पानी में ही मछली हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से होता है, मतलब पानी और मतलब धान और मछली एक साथ उगा लेते हैं। तो ये वाली चीज़ हुई। अब हम ये क्यों हमने पढ़ा, कृषि विरासत प्रणाली है ये असल में, GIAHS। वैश्विक स्तर पर क्या होता है, वैश्विक स्तर पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में से चिन्हित किया जाता है। अपने यहाँ नहीं है, वैश्विक स्तर पर ऐसी चीज़ें जानी जाती हैं। तो ये हमने देखा समुद्र तल से यहाँ नीचे होता है, तो इस वजह से ये GIHS जो है, घिहास करके कह सकते हैं इसे, कृषि विरासत प्रणाली है, वो यहाँ पे लागू है। तो लवणता के बढ़ने से अब दिक्कत क्या आ रही है, अब सोचो एक लिमिट होती है उगाने की, उसके बाद क्या होता है, अब बाष्पीकरण हो जाएगा। पानी का क्या है, पानी अगर कहीं भरा है और सूरज की रोशनी, तो बाष्पीकरण हो जाएगा, बाष्पीकरण के बाद नीचे क्या जम जाएगा, नमक नमक नमक, तो लवणता बढ़ जाएगी। अब कुट्टानाड़ में लवणता बढ़ गई है, और इसके यहाँ पुंचा करके यहाँ पे धान होते हैं। तो धान कौन से होते हैं, पुंचा धान। और कृषि प्रणाली कौन सी होती है, पोकली कृषि प्रणाली। एरिया कौन सा है, कुट्टानाड़, और यहाँ जो धान है पुंचा। तो पुंचा अब खतरे में आ गया है, मेन बात ये है, क्योंकि लवणता बढ़ रही है। कुट्टानाड़ जो वेटलैंड है, कृषि प्रणाली के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसे दे दी, मतलब ये वाली चीज़ें बता दी, लवणता वगैरह बढ़ी रही है, तो ये देखा हमने। उसके बाद है, तो ये याद रखना था। तो बस ये है कि पूछ लेगा GIAHS जो दर्जा दिया गया किस राज्य को दिया जाता है, तो राज्य कौन सा, केरल। केरल राज्य को तो नहीं दिया है, एरिया को दिया जाएगा, तो एरिया होगा कुट्टानाड़। दूसरी चीज़ है, कुट्टानाड़ करके जो जगह है ये कहाँ है, पूछ ले तो केरल लगा देना। तो याद रखना है, समुद्र तल से नीचे अगर कहीं खेती है भारत में, तो वो कुट्टानाड़ में होती है। इसके कारण इसे GIAHS का दर्जा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है आरक्षण का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने वह कह दिया भाई, जो आरक्षण है 16 के 4 के तहत, वो आरक्षण मतलब आर्टिकल 16 क्या कहता है, पहले मैं यही जानना होगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन का मतलब क्या है, सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार है। तो जो वर्ग या जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में क्या है, मतलब जिनके वैकेंसी हैं, जैसे टोटल 100 वैकेंसी निकली, अब उसमें से सारे लोग उच्च वर्ग कह लो, या आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी थी, वो लग गए। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं उनको भी। तो ये चीज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बीच में मामला बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो ये आर्टिकल 16 है ना, 16 में ये कोई दावा नहीं कर सकता, केंद्र सरकार की इच्छा होती है इसमें कि वो देना चाहे, जिसे जितना वो देना चाहेगा। तो केवल सक्षमकारी प्रावधानों की है, मतलब केवल सक्षम बनाता है, देना चाहे वो केंद्र करेगा। तो थोड़ा इसे समझते हैं ऐसे पहले। 16 का 4 कहता क्या है दरअसल में, तो 16 का 4 कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक, राज्य में मतलब केंद्र राज्य सरकार, तो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आर्थिक ही नहीं बात कर रहे हैं, जो EWS वाला होता है यहाँ पे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है। 16 का 4 जो कहता है वो सामाजिक रूप से, सामाजिक मतलब जैसे SC कम्युनिटी या ST कम्युनिटी, ये सामाजिक रूप से, दूसरा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इन लोगों को आरक्षण का प्रावधान करता है। अब 16 के सभी देखते हैं। 16 का 1 कहता है अवसर की समानता, मतलब जॉब में सब फॉर्म डालेंगे, सब अवसर समान है सबके साथ, सब फॉर्म डालेंगे जॉब में। दूसरा कहता है नहीं, जाति धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 में जैसा कहा गया है, धर्म मूलभूत जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता सार्वजनिक जगह वगैरह पे। वैसे यहाँ पे फॉर्म में है कि फॉर्म निकला मान लो कोई जॉब का, तो धर्म जाति लिंग के आधार पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि फॉर्म मत भरो। तो ये फिर उसके बाद आ जाओ 16 का 4। 16 का 4 राज्य को अधिकार देता है कि पिछड़े वर्ग को नौकरी में आरक्षण दे या ना दे, मतलब राज्य सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार के ऊपर है, क्योंकि पहले से लिखा है देना चाहे तो देगा, नौकरी के पदों पर लागू करे कि ना करे। तो ये है, तो ये इम्पोर्टेंट था। तो ये बस 16 का 4 ये दे दिया। और अब पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान भी 16 के 4 में 1 में है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है अब एक केस आया था, इससे संबंधित
संबंधित वो भी समझ लेते हैं। मंडल केस है, मतलब इंदिरा गांधी का जो आया था, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा साहनीवाद। तो एक केस था इंदिरा साहनीवाद, तो इंदिरा साहनीवाद केस आया था 1992 में। इसमें ये कह दिया कि आरक्षण कितना भी बढ़ा दो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 सीटें निकली तो इतना नहीं है कि 50 से ज़्यादा आरक्षण दो। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। ये उसके बाद अगर देखें NV8 कंट्री, NV8 कंट्री क्या है, NV8, तो NV8 कंट्री असल में नॉर्डिक कंट्रियां हैं। नॉर्डिक का मतलब क्या होगा, नॉर्डिक बाल्टिक 8 इसे कहते हैं। एन का मतलब नॉर्डिक, नॉर्डिक देश कौन से कहलाते हैं, जो ऊपर कर आर्कटिक वाले, और एक बाल्टिक, 3 बाल्टिक कंट्री होती है, तो नॉर्डिक बाल्टिक 8, ये मिला के 8, तो नॉर्डिक बाल्टिक 8 NV8 है। तो यहाँ पे 8 यूरोपीय देश हैं, उनका एक औपचारिक सहयोग है। इसमें 5 नॉर्डिक होते हैं, 3 बाल्टिक कंट्री हैं। मैप से समझ लेते हैं पहले। जो 3 दिख रहा है, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये सब रसिया से अलग हुए थे 1991 में जब यूरेशिया हुआ करता था। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री कहलाते। क्यों बाल्टिक, यहाँ पे बीच में बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी है तो ये बाल्टिक तीनों कहलाएंगे। अब जो बेलारूस दिख रहा है, ये रसिया का कट्टर सपोर्ट है, अभी यूक्रेन ये रहा जो लड़ाई चलती रहती। तो ये सारे जो देश हैं ये सब अलग हुए थे यूरेशिया से ही, जब 1991 में विभाजन हुआ था वो यूरेशिया नहीं, मतलब USSR का। तो USSR का जो विभाजन हुआ था तब ये अलग हुए थे। अब इसमें 3 देश हैं, ये तीनों देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये क्या हुआ था जब USSR के विभाजन के बाद बने थे। अब इन तीनों को कह दिया गया अलग से, फिर बन के बाल्टिक कंट्री। उसके बाद अब नॉर्डिक कंट्री देखनी, 5 नॉर्डिक कौन सी हैं, तो ये तीनों जो ऊपर दिखती है, मैं एक तो डेनमार्क है, तो इसमें कहाँ है डेनमार्क, ये रहा, तो डेनमार्क है। उसके बाद है फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद कौन सा है, नॉर्वे और स्वीडन, 4 ये हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एक और आता है, वो आता है ये आइसलैंड। तो इन सारे 5 कंट्रियों को मिला के नॉर्डिक कंट्री कह देते हैं। तो 5 ये हुए, बाकी 3 ये हुए, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये कौन से बाल्टिक हैं। अलग किससे हुए थे, तो ये अलग हुए थे रशिया से। रशिया मतलब क्या होता, रशिया वाला USSR, यूरेशिया तो प्लेट थी तो वो बोल दिया, जो क्या है ये हो गए। अब इनमें क्या है, NV8 कंट्री होगा। भारत के साथ अभी समझौते वगैरह चल ही रहे हैं, तो मोदी जी यहाँ पे गए थे, तो बैठक करी मोदी जी ने NV8 कंट्रियों के बीच में। तो इस वजह से NV8 था, केवल कि उनने एस्टोनिया में इनके साथ बैठक की थी। तो कहाँ पे की थी, इस वाली कंट्री में मोदी जी ने जाके बैठक की है, एस्टोनिया में जाके NV8 कंट्रियों से। तो ये देखा हमने। NV8 बना कब था, तो सोचो कब बना होगा। ये कंट्रियाँ कब आज़ाद हुई थी मतलब रसिया से, USSR से 1991 में। तो 1991 से तो पहले नहीं बना होगा, तो ये 1992 में बना था। तो ये है, इसका ना कोई सचिवालय है, और ये नाटो, यूरोपीय यूनियन सबसे अलग काम करते हैं, ये अलग से ही है। उसके बाद एक GDKP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम पढ़ते ही हैं GDP। के का मतलब नॉलेज है, तो बस इसमें इतना याद रखना, जब भी GDP की जगह दे GDKP, के में नॉलेज आ जाएगी। नॉलेज का मतलब यहाँ पे याद रखना है पर्यावरण से, तो बस याद रखना है कि GDP प्लस पर्यावरण, GDP प्लस पर्यावरण इक्वल टू GDKP, बस इतना याद रखना। पर्यावरण की बातें जुड़ जाएंगी इसमें। तो जो नॉलेज है पर्यावरण के बारे में। हुआ क्या है, अपना जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसने बैठक करी है अभी, तो उसमें कोई मतलब विदेश के कैलिफोर्निया के प्रोफेसर्स वगैरह आए थे, उन्होंने 4 मुद्दे उठाए हैं ज्ञान वगैरह के। तो मैंने पर्यावरण, नॉलेज की बात करेगा, नॉलेज में भी स्पेशल पर्यावरण की बात करते हैं, तो इसमें तो अर्थव्यवस्था प्लस पर्यावरण आ जाएगा इसमें। तो ये देखा हमने। उसके बाद जो हमारा है आर्टिकल, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो पिथ एंड सब्सटेंस, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये अच्छे बुरा देखता है। अच्छा बुरा का मतलब उद्देश्य देखता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था और वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, मुख्य उद्देश्य और वास्तविक स्वरूप का। तो मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बना दी बढ़िया सी, एक बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई। अब बिल्डिंग पे टैक्स लगा दिया सरकार ने, एक बिल्डिंग बनी उस पर टैक्स कानून बना दिया सरकार ने। अब सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि भाई ठीक है, ये टैक्स है, टैक्स किस उद्देश्य से लगाया गया है, शहर की प्लानिंग को सुधारना है या केवल टैक्स लेने के लिए ही लगा दिया गया है। तो हुआ क्या, राज्य सरकार ने टैक्स लगा दिया। मान लो एक बिल्डिंग बनाई बड़ी सी, बिल्डिंग पर राज्य सरकार ने, मतलब मान लो यूपी ने टैक्स लगा दिया, टैक्स कानून बना दिया। अब केंद्र सरकार कहती है टैक्स तो संघ सूची में, क्योंकि टैक्स तो संघ सूची में, राज्य सरकार ने अपने हिसाब से कह दिया, इनने अपने हिसाब से कह दिया, दोनों लोगों। अब
क्या होगा, मामला जाएगा किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट देखेगा असली उद्देश्य क्या है टैक्स का, तो जो प्लानिंग मतलब जो टैक्स लगा है विकास के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए, वो वैध मान लिया जाएगा, और जो टैक्स कैसा लगा है गलत, केवल लाभ के लिए लगा है, वो अवैध मान लिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें। तो शहर की प्लानिंग में सुधार करना का एक साधन है तो वैध रहेगा, ये वाली चीज़ है। वैसे कि जो शहरी विकास है वो किस सूची में आता है, शहरी विकास, तो ये राज्य सूची में आता है ना, तो राज्य की बात मानी जाएगी, तो राज्य सूची में आता है शहरी विकास। तो ये हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेथ एंड सब्सटेंस वाला, तो ये वाली चीज़ें हुई। तो ऐसे कई सारे मामले वैसे आ चुके हैं। तो एक मामला 1951 में आया था, उसमें क्या हुआ था कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मतलब शराबबंदी से संबंधित था, मेन बात है। तो शराबबंदी है, तो शराबबंदी के चक्कर में व्यापार रुक रहा था, तो इस संबंध में ये आया था एक बार ऐसा। अगला है IRIS चिप, तो IIT मद्रास और इसरो ने बनाया, अंतरिक्ष के लिए है ये, बस इतना याद रखना। IIT मद्रास और इसरो के लिए जो IRIS चिप है, इसका नाम क्या है, शक्ति नाम दे दिया गया, शक्ति। तो क्या नाम है, एयरोस्पेस गुणवत्ता वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप का विकास हुआ है। तो शक्ति क्या है, एक सेमीकंडक्टर चिप है, मद्रास और इसरो ने इसे बनाया है, अंतरिक्ष वगैरह और सारी चीज़ों में यूज़ होगा। तो शक्ति एक सेमीकंडक्टर चिप है, इसरो ने बनाई, तो बड़ी बात है। अगला एक लास्ट आर्टिकल है आज का, हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटिंग। अब हाइब्रिड का क्या मतलब हुआ, हाइब्रिड का मतलब ऐसे ही तो होता है कि इधर का मिला दिया उधर का मिला दिया, हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड ऐसे बीज होते हैं, तो ये वाली चीज़ें हुई। तो एक होता है जैसे हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल कौन से होते हैं, जो पहले वाले कंप्यूटर हुआ करते थे बड़े से टीवी वाले, ये वो क्लासिकल कंप्यूटर कहलाए। एक होते हैं क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कौन से, जो नए उच्च तकनीक वाले। अब क्लासिकल कंप्यूटर की मेन चीज़ क्या हुआ करती थी, क्लासिकल कंप्यूटर थोड़े स्टेबल ज़्यादा हुआ करते थे, और जबकि सुपर कंप्यूटर हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर हैं, ये सुपर फास्ट गणना करते हैं और जटिल समस्याओं को कर देते हैं, सुलझाते थे। क्या होगी, दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बना दिया जाए, तो जापान के इंजीनियरों ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर बना दिया गया है। तो ये देखा हमने, तो इसमें क्या हुआ, इसमें गलतियाँ नहीं होंगी, कोई एरर्स नहीं हुआ करेंगी। तो अभी क्या होता है, एरर होती है कभी कभी क्वांटम वाले में, तो ये वाली चीज़ है। तो ये हमने देखा, तो वही चीज़ है कि किसने बनाए, जापान ने। अब है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू में एकीकृत कर दिया गया है ये, तो ये हमने देखा। तो क्वांटम वाला देखा। अब क्वांटम वाले में क्या होते हैं, क्वांटम क्यूबिट्स में काम करते हैं, जैसे साधारण जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में काम करते हैं, ये क्या करते हैं, क्यूबिट्स दोनों में काम करते हैं। तो ये हमने देख लिया है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स जो 12 फरवरी के थे इम्पोर्टेंट।